जब वक्फ संशोधन अधिनियम नया नया जब आया तो इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खासतौर पे अपने मुस्लिम कम्युनिटी का, जिन्होंने उस भ्रम जाल को तोड़ते हुए इस अमेंडमेंट के सही मकसद को पहचाना। क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिकल बात की, बहुत लॉजिकल बात की, हमने कोई हवा हवाई बात नहीं की। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि वक्फ क्या है। वक्फ जो है ये खुदा की संपत्ति है, और कोई भी संपत्ति जब वक्फ की जाती है यानी दान की जाती है, मैं कॉमन भाषा में बिल्कुल वो दान की गई है। दान की गई किसके लिए? मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर क्या है? मुस्लिम समाज के धार्मिक वेलफेयर के लिए, मुस्लिम समाज के सामाजिक वेलफेयर के लिए, मुस्लिम समाज के आर्थिक वेलफेयर के लिए। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम एग्जाम्पल ले उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में 1,25,000 से अधिक वक्फ की संपत्ति है। 1,25,000 वक्फ की संपत्ति में अगर आप मैपिंग करेंगे, मैं रफली एक आंकड़ा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए बता रहा हूं, तो लगभग 50-60% ऐसी वक्फ की लैंड आएगी जहां पे मस्जिद है, कब्रिस्तान है, करबला है, दरगाह है। 60-70% ऐसे आएंगी। फिर भी 30% से अधिक ऐसी वक्फ की लैंड बच जाती हैं जो अच्छे प्लेस जगहों पे हैं, एकड़ों में है, बीघों में है, और जिसका उपयोग, जिसका सदुपयोग मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में बड़े अफसोस की बात है, आप एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं उठा सकते, एक भी, सर मैं बता रहा हूं, एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं उठा सकते। 75 जनपद है उत्तर प्रदेश में। मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं उठा सकते जहां पर वक्फ की संपत्ति पे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला गया, जहां पे गरीब मुसलमानों को फ्री में इलाज मिल रहा हो। एक भी नहीं है। जहां पे वक्फ की संपत्ति पे चैरिटेबल स्कूल खोले गए, जहां गरीब मुसलमानों को फ्री में एजुकेशन मिल रहा हो, जहां वक्फ की संपत्ति पे चैरिटेबल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए, जहां पे गरीब मुस्लिम महिलाओं को स्किल की ट्रेनिंग मिल रही हो, एक भी ऐसा नहीं है। क्या वक्फ की संपत्तियों पे केवल और केवल ऐसी दुकानें बना के और अपने पॉकेट, अपनी जेब कुछ लोगों के भरने के लिए वक्फ की संपत्ति है? क्या वक्फ की संपत्ति पे अपने निजी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वक्फ की संपत्ति है? नहीं, ये वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति है, और इसका सदुपयोग मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ। ये बड़े अफसोस की बात है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आरोप कितने भी लगे, लेकिन जो सही है वो सही है। हमको जो इस्लाम ने सिखाया, हमको जो दीन ने सिखाया, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। दीन ने और इस्लाम ने हमें ये बताया कि वक्फ की संपत्ति ये मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी। कुछ चुनिंदा लोगों का निजी इंटरेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए अमेंडमेंट आया है, और निश्चित तौर पर इस अमेंडमेंट के आने के बाद 6 महीने के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि मेरी माननीय केंद्रीय मंत्री जी से बात हुई और अलग अलग स्टेट में भी बातचीत चल रही है, आने वाले 6 महीने के अंदर अगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि उन्हीं वक्फ की संपत्तियों पे जहां पे 75 साल से कोई काम नहीं हुआ, आज़ादी के बाद की मैं बात बता रहा हूं कि 75 साल से ऊपर आज़ादी के हो गए, जहां काम नहीं हुआ, उन्हीं की वक्फ की संपत्तियों पे आने वाले 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, हम उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसी वक्फ की लैंड पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोलेंगे, चैरिटेबल हॉस्पिटल 6 महीने में शुरुआत करेंगे, शुरुआत कर देंगे। हम आधार डालेंगे और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोलेंगे, स्पोर्ट्स एकेडमीज भी खोलेंगे, ताकि हमारे आम गरीब मुसलमानों को वक्फ की संपत्तियों का फायदा मिल सके। अच्छा, अब चूंकि आप यहां पर हैं तो राजनीतिक बात क्यों ना हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना और मेरा हक बनता है। जब आपने 2 बार इशारा किया कि बहुत सारी पार्टियां सत्ता में जो कि रहनुमा बनती रहीं और आपके ही समाज के लोगों का उनको भर भर कर वोट मिलता रहा, भी आपके ही शब्द हैं, और फिर भी उनको वो मौका नहीं मिल पाया, वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, और उसके लिए सिर्फ वो राजनीतिक पार्टियां और नेताओं को मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूं, आपके समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी थी। कुछ लोग क्रीमी लेयर में तो थे, क्रीमी लेयर तक पहुंच गए, लेकिन पसमानदा समाज हो, तमाम और लोग हों, वो पीछे ही चले गए। आप लोगों के आने के बाद बहुत फोकस किया गया, ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रधानमंत्री कई बार इसका जिक्र करते हैं, तो कितना बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, राजनीतिक तौर पर लोगों में आप लोगों का एक जो मैसेज गया आपकी पार्टी का, आपके काम का, वो महसूस होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वोट आ जाए ना आए, वो अलग विषय है, लेकिन बदलाव महसूस होता है क्या? खुद आपके भी विरोधी होंगे, वो भी कुछ कहते होंगे या कहते होंगे कि कुछ भी नहीं बदला, ऐसा हुआ क्या? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर बदलाव बहुत हुआ। बात अगर की जाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 में जब उन्होंने शपथ ली देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जिससे जो पासमानदा, आपने बात की, जो पासमानदा का मतलब जो पिछड़े मुसलमान,
देखिए, बात सबसे पहले ये भी समझने की जरूरत है कि जब हम बात पासमानदा की करते हैं तो हम मुस्लिम समाज को डिवाइड करने की बात नहीं करते। हम पासमानदा समाज के उत्थान की बात करते हैं तो हमारा एक इस उत्थान के पीछे का मूल मकसद ये है कि हम पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के विकास की बात को सुनिश्चित करें। अगर 85% जिस कौम की 85% आबादी पिछड़ी है, अगर उस पासमानदा कौम को हम आगे नहीं ले जाएंगे तो पूरे ओवरऑल मुसलमानों के डेवलपमेंट को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये इसके पीछे का थॉट ये है, हम मुसलमानों को यूनाइट करते हुए उस यूनिटी में जो पिछड़ा रह गया है, जो पासमानदा है, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर है, उसको मजबूत करते हुए ओवरऑल मुसलमानों के वेलफेयर को सुनिश्चित करें, ये हमारा मूल मकसद है। तो पासमानदा समाज के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और मेन स्ट्रीम की जो योजनाएं हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तो है ही, बिल्कुल, इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम की जो योजनाएं हैं मोदी और योगी सरकार की, उसमें बहुत सीधा लाभ हमारे पिछड़े पासमानदा मुसलमानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास है, राशन योजना है, आयुष्मान योजना है, ऐसे तमाम योजनाओं की लिस्ट है जिसमें 25% से लेकर 40% तक की हिस्सेदारी पिछड़े मुसलमानों को मिल रही है। इससे सीधा लाभ उनको मकान मिल रहा है, उनको अनाज मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है, उनको इलाज मिल रहा है, इससे उनको फायदा हो रहा है। बात आपने की राजनीतिक की, तो बात सही है कि एक लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पिछड़े मुसलमानों के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे ये बात समझ में भी आ रही है। देखिए, समाज अचानक से नहीं बदलता, वो धीरे धीरे समाज समझता है तो उसके अंदर बदलाव का एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई बात एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए बता रहा हूं कि बिना आंकड़ों के, बिना एग्जाम्पल के आपको लगेगा कि मैं एक दल का व्यक्ति हूं तो अपनी बातें केवल यहाँ परोस के जा रहा हूं। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि 2020-21 से माननीय प्रधानमंत्री, उससे पहले से भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पासमानदा उत्थान की बात की। बिल्कुल 2022 में उसी पासमानदा उत्थान के नियत के साथ एक पिछड़े पासमानदा मुसलमान नौजवान को मंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश में। 2023 में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होता है। हमने उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से अधिक निकाय चुनाव में चेयरमैन के टिकट दिए मुस्लिम समाज के लोगों को, जो बीजेपी के सिंबल पे लड़े, जिसमें 60% से अधिक पिछड़े पासमानदा समाज के थे। हमने 150 से अधिक नगर पालिका में जो पार्षद होते हैं, जो सभासद होते हैं, उसके टिकट दिए हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को, पिछड़े पासमानदा मुसलमान समाज के लोगों को, जिन्होंने बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ा। और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आजमगढ़ में मुबारकपुर नगर पालिका है। बिल्कुल 2023 में मुबारकपुर नगर पालिका में हमने एक पासमानदा समाज के व्यक्ति को बीजेपी के सिंबल पे टिकट दिया। वहां पे जीत तो नहीं हुई हमारी, मैं आपको बताऊं, लेकिन 2018 में उसी आजमगढ़ के मुबारकपुर नगर पालिका में हमें केवल 700 से 800 वोट मिले थे। और 2023 में जब पासमानदा समाज के एक रिप्रेजेंटेटिव को बीजेपी के सिंबल पे हमने लड़ाया तो हमें वहां पे 12,600 वोट मिले। हम सेकंड पोजीशन पे थे, लेकिन 700 से लेके 12,600 तक का सफर हमने किया। बड़ा सफर था। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, बलिया जहां से मैं आता हूं, मैं बलिया में हमने एक पासमानदा समाज के व्यक्ति को पार्षद का टिकट दिया बीजेपी के सिंबल पे। वहां आज तक बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ा था, पहली बार बीजेपी के प्रत्याशी वहां लड़ा और वहां पे उस पार्षद ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और बीजेपी के सिंबल पे वहां पार्षद है। ऐसे 80 से अधिक पार्षद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सिंबल पे मुसलमान पार्षद जीत के आए हैं, जो पिछड़े पासमानदा, मतलब एक राजनीतिक तौर पर बदलाव पार्टी में भी हो रहा है। एक और उसके एग्जांपल में एक और बड़ा एग्जांपल देता हूं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुए, बहुत जरूरी एग्जांपल देना है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी ईमानदारी से बिहार के विकास को लक्ष्य में रखते हुए चुनाव लड़ा और बिहार चुनाव का जब परिणाम आया, ऐतिहासिक परिणाम आया, जिसने पूरे भारत देश को एक नया परसेप्शन दिया, एक सोचने का नया एंगल दिया, उस बिहार चुनाव में बड़ी संख्या में हमारे एनडीए समर्थित प्रत्याशियों को, हमारे भाजपा के प्रत्याशियों को, हमारे जितने भी हमारे जो समर्थित जितने भी पार्टियां थी, उनको बड़ी संख्या में पासमानदा समाज का वोट मिला। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, बिहार में चैनपुर में, भभुआ डिस्ट्रिक्ट जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे चैनपुर विधानसभा है, वहां पे हमारे एनडीए समर्थन में एक हमारे मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे थे, वहां जमा खान साहब, वहां पे उनको ऐतिहासिक जीत मिली
और उन बूथों से जहां पे 90% और 100% मुस्लिम आबादी है, जहां पे 90-80% पासमानदा आबादी है, वहां पे पासमानदा समाज ने आगे बढ़ के, मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ के बीजेपी को और अलायंस को वोट दिया है। और बिहार के ऐसे 50 से अधिक सीटें हैं जहां पे 80-90% जहां मुस्लिम आबादी थी, पासमानदा आबादी थी, वहां पर वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, सहयोगी दलों को।